हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका टॉपर्स ट्यूटर क्लासेस पर। मैं रवि कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं इस विशेष वीडियो में, जहां पर हम एक श्रृंखला को चला रहे हैं जिसमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लिए ये तीसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी के संबंध कुछ जानकारी पढ़ी थी, और आज की वीडियो में हम मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं कुछ क्षेत्र विस्तार के बारे में पहले आपको बता दूं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले ही मैंने एक मैप बनाया हुआ है भारत का, इसको आप देखिए। तो इसमें ये भारत है और ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में ये मुल्तान का क्षेत्र है, और इससे ऊपर अफ़गानिस्तान है। तो अफ़गानिस्तान में ही एक क्षेत्र पड़ता है जिसको हम गौर प्रदेश के नाम से जानते हैं, ठीक। और यहीं पर एक वंश आया जिसको शंशवानी वंश के नाम से जानते हैं, जो कि मोहम्मद गौरी इससे ही संबंधित है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम भारत में देखें क्षेत्र विस्तार में, तो ये राजस्थान का क्षेत्र है जहाँ पे चौहान वंश का शासन था, जिसका राजा पृथ्वीराज तृतीय अथवा पृथ्वीराज चौहान के नाम से जो इतिहास में जाने जाते हैं, उनका शासन था। दिल्ली में तोमर वंश का शासन था, जिसके राजा अनंगपाल थे, और इनकी एक पुत्री थी जिसका विवाह पृथ्वीराज चौहान से हो जाता है, तो ये भी इसी के उत्तराधिकारी बन जाते हैं। तो राजस्थान और दिल्ली दोनों क्षेत्रों पर चौहान वंश का शासन होता है। उसके बाद ये है कन्नौज का क्षेत्र। तो यहाँ पे गहड़वाल वंश का शासन था। ये राजपूत हैं टोटल। तो गहड़वाल वंश का शासन था, जो कि जयचंद, ये वही जयचंद हैं जो इतिहास में काफ़ी चर्चित हैं, चर्चा के विषय हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान की मदद नहीं करी थी। तो आज आप सब जानेंगे कि कैसे मदद नहीं करी, क्यों मदद नहीं करी। और यहाँ गुजरात का जो क्षेत्र है, यहाँ पे चालुक्य वंश का शासन था, जिसका राजा भीमराज द्वितीय या फिर मूलराज द्वितीय था, और उनकी माता नायक देवी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं मोहम्मद गौरी को। सबसे पहले मोहम्मद गौरी को, उससे पहले हम एक परिचय के रूप में हम पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो वही हम परिचय आज पढ़ेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि शंशवानी वंश जो है, ये गौर प्रदेश जो कि अफ़गानिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर उभरता है। कहाँ? अफ़गानिस्तान क्षेत्र में गौर प्रदेश एक। और इसका जो संस्थापक है वो थे कुतुबुद्दीन हसन। इस कुतुबुद्दीन हसन के 6 पुत्र थे। इन 6 पुत्रों में सबसे ज़्यादा होनहार और पराक्रमी एक था जिसका नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। कभी कभी किसी एग्ज़ाम में मोहम्मद गौरी का पूरा नाम लिखने को आ जाता है, तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी इसका पूरा नाम था। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य भारत आने का क्या है वो समझ लेते हैं। तो ये मूल ध्यान मध्य भारत क्षेत्र कन्नौज पर अधिकार करना, वही कन्नौज जहाँ पर हैदराबाद वंश के राजा जयचंद का शासन था। और दूसरा, मुस्लिम राज्य की स्थापना और विस्तार करना। तो प्रथम आक्रमण मैंने आपको क्षेत्र विस्तार बता दिया, जो कि पाकिस्तान के क्षेत्र में मुल्तान पर प्रथम आक्रमण इसका होता है, और ये यहाँ जीत दर्ज करता है। याद रखेंगे, 1175 में ये प्रथम आक्रमण करता है मुल्तानों पर, जहाँ इसे जीत दर्ज करता है, और इसने मुल्तान यानी अपना सिंध जो क्षेत्र है पूरा जीत लिया, और भारत में घुसने के लिए उसने सिंध क्षेत्र को जीत लेता है। उसके बाद दूसरा आक्रमण ये करता है गुजरात पर। गुजरात पर आक्रमण 1178 ईस्वी में करता है, और मोहम्मद गौरी का ये प्रथम पराजय थी। अच्छा, जो गुजरात पर आक्रमण करता है उस समय गुजरात का जो रास्ता, ये गुजरात के रास्ते, जैसे देखिए ये है गुजरात, और गुजरात के रास्ते ये घुसता, गुजरात के रास्ते ये कन्नौज पहुंचने की कोशिश कर रहा था।
तो इसकी कोशिश को नाकाम करते हैं। यहाँ पर मूलराज, जो अभी मैंने बताया था, मूलराज द्वितीय, जो कि चालुक्य वंश या भीम द्वितीय जिन्हें बोला जाता है, चालुक्य वंश के राजा थे। उन्होंने इसे हरा दिया और ये पुनः वापस लौट जाता है। अच्छा, आपने इतिहास में बहुत चर्चित लड़ाई पड़ी होगी जिसको तराइन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। एक प्रथम तराइन का युद्ध, एक द्वितीय तराइन का युद्ध। इसको आज अच्छे से समझेंगे। तो प्रथम तराइन एक जगह है जो कि राजस्थान के अजमेर क्षेत्र में पड़ती है, इसलिए इस तराइन का युद्ध कहा जाता है। तो सन 1121 ईस्वी में प्रथम तराइन का युद्ध होता है। उस समय राजस्थान के अजमेर क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज तृतीय थे, उनका शासन था, जो कि चौहान वंश के राजा थे। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। उसके बाद गौरी को पुनः वापस लौट जाता है और फिर से लड़ाई की तैयारी करता है। अच्छा, यहाँ से उसके साथ 2 सेनापति जुड़ जाते हैं, एक कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा बख्तियार खिलजी। अब वह बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से राजा पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई लड़ने की तैयारी करता है। उसके संबंध में मैं आपको बता दूं कि जो पृथ्वीराज चौहान थे, उनके संबंध सभी राजाओं से इतने अच्छे नहीं थे। अच्छा, जितने भी राजपूत थे वो अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। वहीं राजा पृथ्वीराज चौहान के भी संबंध बाकी सभी राजाओं से नहीं थे। तो जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान के बीच एक छोटी सी स्टोरी है, उसके बारे में आपको बता दूं कि यहाँ जो शासन था वो जयचंद्र का था। तो यहाँ पे राजा जयचंद्र की एक पुत्री थी जिसका नाम संयोगिता था। तो राजा जयचंद्र ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा था, जिसमें कई जगह के राजा आए थे। पर ऐसा माना जाता है कि जयचंद्र की पुत्री और पृथ्वीराज के बीच प्रेम प्रसंग थे और इसकी पुत्री ने राजा पृथ्वीराज चौहान से कहा था कि आप स्वयंवर से मुझे उठाकर ले जाएं। तो वही हुआ था। पृथ्वीराज चौहान इसकी पुत्री को स्वयंवर से अपहरण करके ले आते हैं और उससे विवाह कर लेते हैं। तो वहीं इसके संबंध यानी जयचंद्र के संबंध पृथ्वीराज चौहान से बिगड़ जाते हैं। इसी वजह से आगे चलकर जब द्वितीय युद्ध होता है तो द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का जयचंद्र बिल्कुल भी साथ नहीं देते हैं। आप समझ गए होंगे कि जयचंद्र ने साथ क्यों नहीं दिया था। तो 1 साल बाद फिर से वापस आता है मोहम्मद गौरी। जब मोहम्मद गौरी 1 साल बाद फिर से पूरी तैयारी के साथ आता है 1192 ईस्वी में, तो फिर से द्वितीय तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया। यानी पहला तराइन का युद्ध 1191 में, दूसरा 1192 में। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, दूसरे में हार गए थे। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान बात को अलग अलग इसके पीछे इतिहासकारों ने मत दिए हैं। कहीं ये माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया, कहीं ये माना जाता है कि वो जंगल चले गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई लंबी बीमारी की वजह से। अच्छा, जब द्वितीय तराइन के युद्ध में जब ये जीत जाता है तो एक तो इसके कब्जे में दिल्ली आ जाता है और दूसरा क्या आ जाएगा, अजमेर, जो कि राजस्थान का क्षेत्र है। अब इसके पास केवल एक ही मुद्दा था कि अब ये मध्य भारत के क्षेत्र पर चढ़ाई करे। यानी मध्य भारत में कौन सा क्षेत्र था, कन्नौज। याद होगा जिसके राजा कौन थे, जयचंद्र। ठीक, तो इस युद्ध के बाद ही भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है और गौरी को भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक माना जाता है। ठीक, तो अगला युद्ध फिर ये होता है चंदावर का। ये 3 ही युद्ध ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है, एक प्रथम तराइन का, एक द्वितीय तराइन का। प्रथम तराइन द्वितीय तराइन आप समझ गए होंगे। तो तृतीय तराइन का तृतीय जो युद्ध होता है वो है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कन्नौज यानी वही मध्य भारत, और मध्य भारत कन्नौज। तो इस किसके मध्य होगा आप समझ गए होंगे, मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच। और जयचंद्र की हार हो जाती है इसमें और कन्नौज पर मोहम्मद गौरी का शासन हो जाता है।
तो कन्नौज विजय के बाद गौरी ने 2 अच्छे काम किए। एक, गौरी ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई और दूसरी ओर अरबी में कलमा लिखी हुई आकृति का सिक्का चलाया। ठीक, तो याद रखेंगे 2 काम कौन कौन से किए। अच्छा, पहले आपने पिछली उसमें पढ़ा होगा कि मोहम्मद गजनवी ने क्या किया था, संस्कृत में कुछ लिखवाया था सिक्कों पर, मुद्रा लेख में, ठीक है, चांदी के सिक्के पर। और यहीं मोहम्मद गौरी ने क्या किया है, देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी। ठीक, अब जब सन 1205 ईस्वी में गौरी अंतिम बार भारत आया तो खक्कड़ जनजाति से इसका संघर्ष होता है और खक्कड़ जनजाति से ये जीत जाता है। और जीत जाकर जब भारत में आता है तो ये अपना पूरा साम्राज्य, इसका क्या होता था, ये लड़ाई लड़ता और पुनः गौरी साम्राज्य में पहुंच जाता था। तो जो इसका दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, पूरा साम्राज्य उसको देकर पुनः वापस जा रहा था, कहाँ, गौर प्रदेश जा रहा था। कब, 15 मार्च 1206 ईस्वी को। तो 15 मार्च 1206 ईस्वी को इसका फिर संघर्ष, यानी जिससे लड़ाई, यानी आते समय खक्कड़ जनजाति को ये हरा के आया था, तो वापस जब ये जा रहा था तो खक्कड़ जनजाति ने इसकी हत्या कर दी। किसने की, खक्कड़ जनजाति ने। आ रहा था, आते समय जीत के आया और जाते समय हार गया। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले मोहम्मद गौरी के बारे में कुल इतना ही हमें पढ़ना है। बाकी हम जो पढ़ेंगे, अब गुलाम वंश पढ़ेंगे। गुलाम वंश को समझने के लिए हमें दो लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके 2 सेनापति थे जिनकी सहायता से इसने भारत में कई विजय प्राप्त की। एक कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसका गुलाम था, विश्वसनीय गुलाम था, जो इसका गुलाम होने के साथ साथ इसका दामाद भी था। और दूसरा बख्तियार खिलजी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब सिंध विजय हो जाती है तो वहाँ से ही ये लाहौर से एक वंश की स्थापना करता है जिसको दास वंश, इसमें गलत मिस्टेक से हो गया है, इसको दास वंश लिखिएगा आप। दास वंश, मामलुक वंश और गुलाम वंश। गुलाम, दास या मामलुक, ये तीनों एक ही बात है। और इसने लाहौर से अपना शासन चालू करता है और कहाँ तक, अजमेर तक शासन अपना स्थापित किया। पूरे भारत पर शासन ये नहीं कर पाता। और वास्तविक संस्थापक इसको नहीं माना जाता है दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि इसने अपनी राजधानी दिल्ली की बजाय लाहौर बनाई थी। देखिए क्या बनाई थी, लाहौर। तो इसी वजह से इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। और ये खलीफा से अनुमति लेकर राजा नहीं बनाता, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि गुलाम वंश या फिर दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। उसके बाद मैं बात करूँ कि दूसरा जो सेनापति था मोहम्मद गौरी का, वो बख्तियार खिलजी था। इसने ये उस एरिया में था, सबसे पहले उसने बिहार और बंगाल पर विजय प्राप्त की। अब जब बिहार और बंगाल पर विजय प्राप्त की तो ये देखिए, ये भारत का जो क्षेत्र है यहाँ से, तो ये बंगाल का क्षेत्र है, ये बिहार का क्षेत्र है, तो ये पूरा शासन इसका हो गया। उसके बाद बिहार में जो बहुत बड़ा शिक्षा का जो केंद्र था, नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना गुप्त वंश के कुमार गुप्त ने करवाई थी, उसको ये ध्वस्त कर देता है। दूसरा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तोड़ा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये वही विश्वविद्यालय है जिसको पाल वंश के राजा धर्मपाल ने बनवाया था। तो याद रखेंगे, इसने 2 काम किए जो काफ़ी चर्चित हैं। आपको विकिपीडिया पे मिल जाएगा कि किसने तोड़ा, नालंदा विश्वविद्यालय को और विक्रमशिला, तो बख्तियार खिलजी ने तोड़ा। ठीक, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी और अच्छे से आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। अब अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो वीडियो हम शुरू करेंगे गुलाम वंश को। गुलाम वंश जो कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद।